नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उदयपुर हत्याकांड को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों की आज पेशी होनी है। 7 आरोपियों को आज जयपुर के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। मोहम्मद गौस और रियाज अतारी की भी पेशी है। साथ ही आसिफ, मोहसिन, वसीम अली की भी पेशी होगी। तो मोहम्मद मोहसिन और फरहाद मोहम्मद को भी पेश किया जाएगा। 28 जून को कन्हैया की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी। 7 आरोपी आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच राजधानी जयपुर के एनआईए कोर्ट में तमाम आरोपियों को पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर जयपुर से। सचिन, क्या जानकारी आज कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार इसमें हो चुके हैं और सभी को अलग अलग समय पे कोर्ट में पेश किया गया और सभी की जो रिमांड अवधि है 12 जुलाई दी गई। आज सभी आरोपी की रिमांड खत्म होती है। ऐसे में कोर्ट में पेश करना को जरूरी हो जाता है। हालांकि बात सामने आई कि हो सकता है कि वीसी के जरिए सुनवाई कर ली जाए या वीसी के जरिए पेशी कर ली जाए। इस बात की चांसेस काफी कम है। उनको एक बार पेश करना ही होगा और 10 बजे बाद जब कोर्ट खुलेगी तो शाम को 5 बजे तक कभी भी इनको पेश किया जा सकता है। इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो प्रशासन ने कर ली है। हालांकि तैयारियां जो ग्राउंड पर है वो लोगों के बाद आपको दिखाई देंगी कुछ भी हो, लेकिन 7 उसके बाद पेश किया जाएगा और मान के चला जाएगा कि नहीं अभी भी जो है वो रिमांड की मांग करेगी। दूसरा शेष है। अच्छा सचिन, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आज देखने को मिल सकती है एनआईए कोर्ट के बाहर और भीतर की तरफ? क्योंकि देखिए, पहले जब 2 मुख्य आरोपियों को पेश किया गया था तो नारेबाजी भी हुई थी, कुछ मारपीट भी हुई, वकीलों की तरफ से भी आक्रोश देखने को मिला था। बिल्कुल, देखिए आक्रोश देखते हुए ये बात तो साफ है कोर्टों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो परिसर है उसको पूरी तरह से। चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज 7 आरोपियों को पेश किया जाना है राजधानी जयपुर के एनआईए कोर्ट में। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आज देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ तमाम आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी होगी, जिसमें मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद, रियाज अतारी, आसिफ, मोहसिन, वसीम अली जो से आरोपी है। साथ ही साथ मोहम्मद मोहसिन और फरहाद मोहम्मद की भी आज पेशी होनी है। 28 जून को कन्हैया की निर्ममता से उदयपुर में हत्या की गई थी और इसके बाद एनआईए को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई। एनआईए ने 7 आरोपियों से पूछताछ कर ली है। 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे केस में और आज 7 आरोपियों को राजधानी जयपुर के विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है आज और इसके बाद आगे का कदम एनआईए का क्या होगा? कई और लोग भी हैं जो एनआईए के रडार पर हैं। एनआईए की जांच अभी जारी है और जो तथ्य इनसे पूछताछ में सामने आए हैं उनको लेकर के भी अब एनआईए लगातार तफ्तीश कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उदयपुर से कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या जानकारी? आज तमाम जो 7 आरोपी है वो उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा जयपुर के विशेष एनआईए कोर्ट में। देखिए, लगातार गिरफ्तारी के बाद में एनआईए इनसे पूछताछ कर रही थी। पहले गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया था और 12 जुलाई तक रिमांड पर कोर्ट द्वारा एनआईए को सुपुर्द किया गया था। तो उस दौरान रिमांड अवधि के दौरान इनसे गहनता से पूछताछ की गई और आप देखिए कि रियाज अतारी और गौस मोहम्मद, इन दोनों को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो कई सारे नाम सामने आए थे, जिसमें इनके बाद में 5 लोगों की और गिरफ्तारियां हुई थी। कोर्ट ने सभी को 12 जुलाई तक के लिए रिमांड पर दिया था। आज सभी को पेश किया जाएगा। संभवतः एनआईए द्वारा रिमांड अवधि आगे बढ़ाने की मांग की जा सकती है, क्योंकि अभी इस मामले में माना जा रहा है कि कई लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती है। इस मामले की तह तक जाने के लिए अभी आरोपियों से और पूछताछ की जरूरत है। तो ये संभावना है कि एनआईए आज कोर्ट में जब आरोपियों को पेश करेगी तो और रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करेगी। अब ये जज पर डिपेंड करेगा कि वो एनआईए की दलीलों से कितना संतुष्ट होते हैं और रिमांड अवधि बढ़ाते हैं या फिर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का निर्णय देते हैं। जी
कपिल, अब तक की जो पूछताछ हुई है, कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं और ये जो सबसे आखिर में जो सह आरोपी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, कुल मिलाकर के 7 आरोपी अभी तक एनआईए की गिरफ्त में हैं। अब आखिरकार इन दोनों का रिमांड को लेकर के एनआईए कोर्ट में आज कोई तर्क दे सकता है? अभी इस मामले में षड्यंत्रकर्ता के रूप में कई सारे लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। सिर्फ षड्यंत्रकर्ता ही नहीं, बल्कि आप देखिए कि ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं, या फिर सिर्फ कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला नहीं, दूसरे और मामलों में इसी तरह की घटना को अंजाम देने की प्लानिंग बनाने वाले लोग हैं। ऐसे कई लोग सामने आ सकते हैं, ये संभावनाएं जताई जा रही है। तो अभी इनसे और पूछताछ करनी है कि कैसे इसकी प्लानिंग बनी थी और कितने लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे थे। एनआईए हर व्यक्ति तक पकड़ बनाना चाहती है और इसीलिए आज जब कोर्ट में पेश करेगी तो रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है, ताकि वो मामले की पूरी तफ्तीश कर सके और हर आरोपी तक पकड़ बना सके, उन्हें गिरफ्तार कर सके। कपिल, क्या कुछ और लोग भी एनआईए के रडार पर हैं, जिसमें एनआईए की टीम, जो कि हालांकि ये कहा गया कि एनआईए की टीम अजमेर भी पहुंची थी, वहां पर भी सबूत जुटाए गए, जांच की गई, क्या आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, अभी संभावना जताई जा रही है कि कई सारी गिरफ्तारियां और देखने को मिल सकती है। इस मामले में कई लोग शामिल हो सकते हैं, सिर्फ उदयपुर के ही नहीं, उदयपुर के बाहर के भी जो लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रियाज अतारी और गौस मोहम्मद के संपर्क में रहे, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पूछताछ के दौरान जैसे जैसे नाम सामने आते जाएंगे उनकी गिरफ्तारियां होती जाएगी, लेकिन ये पूरी संभावना है कि अभी कई सारी गिरफ्तारियां होना शेष है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में एनआईए अभी भी पता लगा रही है। बिल्कुल कपिल, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा एक और अगली खबर पर भी जानकारी के लिए। तो आज 7 आरोपी कन्हैया हत्याकांड मामले में कोर्ट में पेश किए जाने, राजधानी जयपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच में 7 आरोपियों को पेश किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सिरोही से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी का मिशन 2023 और माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर लगातार जारी है। आज आखिरी दिन है भारतीय जनता पार्टी के इस आवासीय प्रशिक्षण शिविर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा जीत का मंत्र देंगे और नड्डा पहले आज उदयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। सड़क मार्ग से उदयपुर से माउंट आबू प्रस्थान करेंगे। माउंट आबू में आवासीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कपिल शिमाली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। कपिल, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ उनको लेकर के जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है? देखिए, बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बीजेपी साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे जोर शोर से जुट गई है और इसी को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 2 दिन इस प्रशिक्षण शिविर के पूरे हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषय पर बीजेपी के नेताओं को प्रशिक्षित किया गया है कि उन्हें कैसे जनता के बीच में जाना है और जनता के बीच में जाकर कैसे चुनावी रणनीति बनानी है, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं को ले जाना है, राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर जनता के बीच में जाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के पक्ष में जोड़ना है, ताकि 2023 में बीजेपी जीत हासिल कर सके। दूसरा, आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इस प्रशिक्षण शिविर का अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो प्रशिक्षण शिविर में पहुंचेंगे और यहाँ मौजूद सभी जो डेलीगेट्स है बीजेपी के, उन्हें संबोधित करेंगे। 2023 में बीजेपी की किस तरह की प्लानिंग से किन मुद्दों के साथ, किस रोड मैप के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, ये समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या चाहता है, ये भी स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बता दिया जाएगा। आप देखिए कि पिछले, अगर हम 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर की बात करें तो बहुत सख्त निर्देश जो है, संदेश जो है वो इस प्रशिक्षण शिविर के मार्फत बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण गुटबाजी की बात जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने कर दी गई है कि किसी भी तरह की, किसी भी सूरत में गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी स्तर का नेता यदि गुटबाजी करेगा तो अनुशासन समिति उस पर नजर रख रही है और गुटबाजी की बात सामने आते ही पार्टी को होने वाले नुकसान की परवाह किए बगैर उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ऐसे सख्त संदेश भी इस प्रशिक्षण शिविर के मार्फत दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ देर बाद जेपी नड्डा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। विशेष विमान से वे उदयपुर आ रहे हैं और वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई नेता जो हैं वो डबोक एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां वे उनका स्वागत करेंगे और वहां से सड़क मार्ग के द्वारा जेपी नड्डा माउंट आबू पहुंचेंगे
इस सड़क मार्ग समय के पता दौरान चल उनकी पाया बहुत कि सारी कितनी जगह स्वागत का कितने कार्यक्रम बजे का उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है उदयपुर पहुंचने का, और वहां से अगर उदयपुर से अगर माउंट आबू की बात करें कितनी दूरी है और कितने समय में तय करेंगे? देखिए, उदयपुर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम 7:30 बजे का है। सुबह 7:30 बजे जेपी नड्डा का विशेष विमान उदयपुर आ सकता है और उस दौरान वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो स्वागत के लिए पहुंचेंगे। तो वहां पर भी स्वागत कार्यक्रम के समय कुछ समय लगेगा। उदयपुर से माउंट आबू तकरीबन 180 किलोमीटर है। इस दौरान दर्जनों जगह पर स्वागत के कार्यक्रम रखे गए हैं। तो माना जा रहा है कि तकरीबन 3 से 3.5 घंटे जेपी नड्डा को उदयपुर से माउंट आबू आने में लग सकते हैं। माउंट आबू में संभवतः 11 बजे प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और अगर आज की बात करें उनका संबोधन अगर देखा जाए कपिल, तो किन विषयों पर केंद्रित रह सकता है जेपी नड्डा का? क्योंकि अपने आप में खास होगा कि 2 दिन अभी तक प्रशिक्षण शिविर को हो चुके हैं, आज जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं तीसरा दिन है। प्रदेश के भी जो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी कतार है, प्रथम पंक्ति के तमाम नेताओं की मौजूदगी वहां पर है। तो क्या संबोधन रह सकता है, क्या संदेश माउंट आबू की धरती से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष दे सकते हैं? देखिए, बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, तो निश्चित तौर पर जो जेपी नड्डा का संबोधन होगा वो कहीं न कहीं 2023 के चुनाव को लेकर विशेष फोकस पर रहेगा। लेकिन इसके अलावा राष्ट्रीय नेतृत्व किस तरह की सोच रखता है, कैसे जनता के बीच में जाने की प्लानिंग बना चुका है, और जो राज्य स्तर के नेता हैं उनके लिए क्या विशेष निर्देश हैं, ये सारी बातें भी जेपी नड्डा अपने संबोधन के दौरान स्पष्ट कर देंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात गुटबाजी को लेकर, जैसा मैंने बताया, गुटबाजी बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। और इसके साथ ही नेताओं को ये स्पष्ट कर दिया गया कि बूथ स्तर पर अपने पार्टी को मजबूत बनाना है और अपने जो काम है, केंद्र सरकार के जो काम है, उन कामों के बल पर, पार्टी की अच्छाई के बल पर आने वाले चुनाव में जीत हासिल करनी है। इस तरह के संदेश जो है वो जेपी नड्डा अपने संबोधन के मार्फत दे सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, भाजपा के माउंट आबू में चल रहे प्रशिक्षण शिविर में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे और सहयोगी कपिल शिमाली बता रहे थे कि 7:30 बजे उनका प्रस्तावित कार्यक्रम उदयपुर का डबोक एयरपोर्ट जहां पर वे उतरेंगे, उसके बाद वहां पर उनका स्वागत सत्कार होगा। सड़क मार्ग से आबू रोड होते हुए माउंट आबू प्रस्थान करेंगे और माउंट आबू में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, भाजपा के नेताओं को जो शिरकत कर रहे हैं इस शिविर में, उनको संबोधित करेंगे। और अब बात करेंगे टोंक की, जहां पर हिट एंड रन मामले के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। दरअसल सोलंगपुरा रोड पर एक कार की टक्कर से महिला की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हुए हैं। महिला की मौत की जानकारी जैसे मिली, स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर लाठीचार्ज के आरोप लगाए हैं। लोगों का आरोप है कि कांग्रेस का नेता सतवीर गुर्जर कार चला रहा था और पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही। देर रात तक अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा रही और इस दौरान पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला। 2 अलग अलग तस्वीरें टोंक की तस्वीरें हैं, जहां पर एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद लोग गुस्सा हो गए, लोगों ने प्रदर्शन किया। अस्पताल के बाहर भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाए कि स्थानीय पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। दरअसल कार की टक्कर से एक महिला की मौत हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं। मेरी भाभी की एक डेथ हो गई, मेरा भाई गंभीर है, एक लड़की भी गंभीर है, कोमा में है वो अभी। और उसके बाद पुलिस अब क्या कर पुलिस के पास गए ने, वहाँ की जनता, वहाँ की स्थानीय जनता पुलिस के पास गई तो वहाँ के लोग, आदमी, लेडीज, बच्चे, उस पर पुलिस लाठीचार्ज और सब कुछ करा। हम यहाँ आ रहे थे इनको इंसाफ दिलाने के लिए, जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करके हमें मार के भगाया था। इतनी संख्या में ये लोग गवाही दे रहे हैं कि गाड़ी सतवीर की थी, वो खुद गाड़ी के अंदर था, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। ये सब गवाहियां दे रहे हैं, इतनी संख्या में आदमी है, इतनी संख्या में आदमी, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है ये लोग। ये सोरंगपुरा रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में एक महिला की मृत्यु के कारण कुछ आक्रोशित भीड़ हमारे पास आई थी और उन्होंने कहा कि भाई ये एक्सीडेंट गलत हुआ है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पर हमने
उपस्थित भीड़ को कानूनी कार्रवाई करने की पूरी आश्वासन दिया। इसके अलावा जिस स्कॉर्पियो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसको दस्तयाब कर लिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर टॉक से हमारे सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ फोन लाइन पर है। दौलत, क्या जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर के और अब आखिरकार क्या स्थिति है? जी हेमंत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात को जब ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ था, किशन अपने परिवार मतलब पत्नी और बच्चों के साथ बाइक पे जा रहे थे। उसी समय कार ने टक्कर मारी और मौके पे ही महिला की मौत हो गई। बाद में उसके जो हंगामा हुआ वो देर रात तक होता रहा। मृतका का शव मोर्चरी में रखवा दिया और जो घायल थे बच्चे और किशन उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि कार जो चला रहा था वो मौके से फरार हो गया, उसको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस कह रही थी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन लोगों का आक्रोश इस कदर था कि कांग्रेस का नेता जो सतवीर चौधरी है उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस को जो कार्यशैली होती है उस पर उनको शक है। मतलब कि जो कांग्रेस का प्रभावशाली कांग्रेस नेता की बात आ रही है दौलत, ये आखिर इसका पूरा नाम क्या है? सतवीर गुर्जर है या सतवीर चौधरी है? सतवीर गुर्जर है ये। सुमन गुर्जर यहाँ जो सीआर है उसका लड़का है। हाँ। लोगों का कहना है कि जिस समय कार जो एक्सीडेंट हुआ था, राम सिंह गुर्जर है इसका, सतवीर गुर्जर का मामा जी के लोगों का जो प्रत्यदर्शी है उनका ये कहना है कि कार में मौजूद था, उस समय बैठा था और एक्सीडेंट के बाद में वहां से फरार हो गया। और लोगों का आरोप ये भी है कि एक्सीडेंट होने के बाद में फिर से गाड़ी चढ़ाई गई, लेकिन पुलिस का अभी दौलत मौके पर क्या अब लोग चले गए हैं, अब शांति है? देखिए, जो मोर्चरी में महिला का शव रखाया गया है, अभी सुबह 8:30 बजे के बाद में पोस्टमार्टम होना है। तो देर रात तक लोगों की भारी भीड़ अस्पताल तक जमा रही और लोगों का ये कहना था कि जब तक जी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दौलत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस पर लाठीचार्ज के भी आरोप हैं और कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच चूरू से बड़ी खबर में आपको बता दें, चूरू में किसानों का हल्ला बोल, बीमा क्लेम समेत अन्य मांगों को लेकर के धरना। मिनी सचिवालय के बाहर रात भर किसान धरने पर बैठे रहे हैं। और आपको बता दें कि धरना स्थल पर ही किसानों ने खाना बनाया, खाया और रात भर ये धरना चला है। किसानों की ओर से अब आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, किसानों के धरने को लेकर के चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चूरू में किसानों ने हल्ला बोल दिया है। बीमा क्लेम समेत कई मांगों को लेकर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मिनी सचिवालय के बाहर किसान कल इकट्ठा हुए, रात भर से धरने पर बैठे हुए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने अपना पड़ाव डाल दिया है। मिनी सचिवालय के बाहर ही इन्होंने खाना बनाया है, खाया है। नहर दरअसल मसला है, बीमा क्लेम मसला है और कई अन्य मांगों को लेकर के ये किसान मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने मिनी सचिवालय के सामने रोड जाम कर दिया है। सैकड़ों की तादाद यहां पर किसानों की है। किसान पूरे जो है तैयारी के साथ यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें खाने का सामान, यहां पर रुकने की जो स्थितियां हैं उनको लेकर के व्यवस्थाएं किसानों की तरफ से पहले ही कर ली गई थी। और किसानों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।